जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ कविता सैनी। वेलकम टू द लर्निंग गैंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स में दिया हुआ आमुख या प्रीफेस, जो कि 6th 7th 8th किसी भी क्लास की यदि आप बुक उठा के देखेंगे तो वो सेम है। तो चलिए एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आमुख राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आमुख है, इसमें से भी क्वेश्चंस बन के आते हैं। पहले हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो इसमें मेन जिन पॉइंट्स पे फोकस किया गया है, सबसे पहला जो है वो है कि इसमें कहा गया है कि बच्चों का जो स्कूली जीवन है उसे बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके स्कूल के भीतरी और बाहरी जीवन को जोड़ा नहीं जाएगा तब तक बच्चे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो स्कूल के अंदर उन्हें सिखाया जाता है और जो स्कूल के बाहर वो देखते हैं, जब तक उन दोनों चीज़ों में रिलेशन या संबंध नहीं बैठाया जा सकेगा तब तक बच्चे सीखने में असमर्थ होंगे। दूसरी जो बात की गई है इसमें वो कहा गया है कि विषयों को रटाने की प्रवृत्ति हमें छोड़नी होगी, और इसे छोड़ने के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता सुझाया गया है वो है कि एक विषय को उसी विषय के किसी दायरे में सीमित न रख के बल्कि दूसरे विषय के साथ उसे अंतर संबंधित या कोरिलेट करके पढ़ाने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाए। इसी के साथ इसमें अगली जो बात कही गई है वो कह सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि बच्चे को ज्ञान का सृजनकर्ता माना जाए, और इसमें एक टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो रोल किस तरह से है, देखिए, बच्चे ज्ञान का सृजन तभी कर पाएंगे जब हम लोग एज टीचर उनके इमेजिनेशन को, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी जिज्ञासा को, उनके एक्सपीरियंसेस और अनुभवों को उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक जगह देंगे। क्योंकि ये देखा गया है और ये सच भी है कि हम जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते हैं उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चे कुछ ना कुछ नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा जो इसमें कहा गया है वो ये बात है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्स्ट बुक जो है वो एक सोर्स है, वो एक साधन है, उसे साध्य नहीं माना जाना चाहिए। और जब मूल्यांकन भी किया जाता है
तो मूल्यांकन करते समय भी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी अन्य स्रोतों या बच्चों की अन्य गतिविधियों को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जाना चाहिए। इससे होगा ये कि बच्चे उस मानसिक दबाव में नहीं आएंगे कि जो पाठ्यपुस्तक की सामग्री है यदि उसमें ज़रा सा भी उन्होंने फेरबदल करके बताया तो उनके नंबर या उनके अंक काट दिए जाएंगे। इसी के साथ पाठ्यपुस्तक को पढ़ाते समय और पाठ्यपुस्तक निर्माण के समय इसमें ये बात कही गई है कि पाठ्यपुस्तक इस तरह की होनी चाहिए और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया के दौरान उस प्रक्रिया में उबाऊ महसूस न करें या पढ़ाई को एक बोझ की तरह न लें। इसी के साथ इसमें जो एक बात की गई है वो ये की गई है कि इन सब चीज़ों को अमल करने में हमें तब सफलता मिलेगी जबकि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि प्रत्येक विषय के शिक्षकों का इसमें पूरा योगदान होगा। और ओवरऑल यदि देखा जाए तो इस आमुख में जो बात की गई है वो सीखने की प्रक्रिया के जो 3 डोमेन्स हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक, या मैं कहूँ ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों डोमेन्स की बात की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए, यह बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल देता है। तो देखिए ये बात तो ठीक है। बी, यह हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का समर्थन करता है। ये नहीं है, ये गलत है। सी, यह आशा करता है कि प्रत्येक शिक्षक सीखने के दौरान बच्चों को अपने अनुभवों एवं कल्पनाशीलता पर विचार करने का अवसर देंगे। डी, दैनिक समय सारणी के लचीलेपन के साथ मूल्यांकन की विधियों को बच्चों के लिए मानसिक दबाव रहित बनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा गलत है। तो हो जाएगा बी, यह हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का समर्थन करता है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार सर्जना और पहल को विकसित करने की आवश्यक शर्त नहीं है। ए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भागीदार मानते हुए एक निर्धारित खुराक का ग्राहक न माना जाए। बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के सोच विचार, आपसी बातचीत, बहस तथा हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता और उनके अनुभवों को शामिल किया जाए। और डी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को सूचनाओं का संग्रहकर्ता मात्र माना जाए। देखिए ये पूछ रहा है कि आवश्यक शर्त नहीं है, तो ये तो है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को भागीदार बनाया जाए और उन्हें एक इन्फॉर्मेशन गेन करने वाला व्यक्ति न माना जाए। बच्चों के सोच विचार और आपसी बातचीत, बहस और हाथ से की जाने वाली प्रक्रिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की कल्पनाशीलता और उनके अनुभवों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों को सूचना का संग्रहकर्ता मात्र माना जाए, जो कि गलत है, क्योंकि यदि सूचना का संग्रहकर्ता मात्र माना जाएगा तो वो कैसे क्रिएटिव होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ए, सीखने की प्रक्रिया बच्चों की कल्पनाशीलता तथा अनुभवों को स्थान दिया जाए। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाशीलता और अनुभवों को स्थान दिया जाए। बी, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों की कल्पनाओं और अनुभवों को पृथक रखा जाए। सी, मूल्यांकन की विधियां दबाव मुक्त हों। और डी, शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला तथा यथासंभव सीखने के अवसर उपलब्ध करवाने वाला हो। इसके ऑप्शंस हैं ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी या ए बी सी डी। इसमें हमें देखना है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों की कल्पनाशीलता और अनुभवों को स्थान दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों के इमेजिनेशन और उनके एक्सपीरियंसेस को जगह दी जानी चाहिए। सेकंड कह रहा है कि बच्चों की कल्पनाओं और अनुभवों को पृथक रखा जाए। ये गलत है।
तीसरा, मूल्यांकन की विधियाँ दबाव मुक्त होनी चाहिए, ये भी ठीक है। और अंतिम है, शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला और यथासंभव सीखने के अवसर उपलब्ध करवाने वाला। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए, सी और डी तो ठीक है, बी गलत है। तो इसका मतलब आंसर हुआ ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के सृजनकर्ता हैं यदि 1. जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो 2. यदि पहल करने का अवसर प्रदान कर सीखने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए तो 3. यदि बच्चों को सूचना का संग्रहकर्ता न माना जाए तो, और 4 है यदि उन्हें नन्हे वैज्ञानिक के रूप में पोषित किया जाए तो देखिए बात तो सभी सही है कि समय और आज़ादी दी जाए, जगह दी जाए, तो वे हम जो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। यदि उन्हें इनिशिएटिव लेने के मौके दिए जाएं और उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेटर बनाया जाए तो भी वो सीख सकते हैं और क्रिएटिव लर्नर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इन्फॉर्मेशन गेन करने वाला ना माना जाए, ये भी बात सही है। और यदि उन्हें नन्हे वैज्ञानिक के रूप में पोषित किया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक के विषय में सही है। 1. पाठ्य पुस्तक साध्य न होकर सीखने का एक साधन है। बिल्कुल सही है ये बात कि टेक्स्ट बुक जो है वो हमारा एम नहीं है बल्कि वो एक सोर्स है लर्निंग प्रोसेस में। दूसरा है, सीखने की प्रक्रिया में अन्य स्रोतों की अनदेखी का कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब भी इवैल्यूएशन की या मूल्यांकन की बात आती है तो केवल टेक्स्ट बुक में से उठा के क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। तीसरा है, पाठ्य पुस्तक सीखने की प्रक्रिया में साधन नहीं वरन साध्य है, ये गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1, 2, 3, बी 2, 3, सी 1, 3, डी 1, 2। तो देखिए इसमें पूछ रहा है विषय पाठ्य पुस्तक के विषय में सही है, तो सही है आपका कथन 1 और कथन 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी 5th क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं 6th क्लास की कौन सी बुक पहले स्टार्ट करूं। आप पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, ज्योग्राफी पढ़ना चाहेंगे या पॉलिटी पढ़ना चाहेंगे। मैं आपसे मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्लेटफॉर्म द लर्निंग गैंग पर। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।